हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के ऊपर। अच्छा, इस टॉपिक में दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ओवर द ईयर्स एसएससी में, यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में इस टॉपिक से काफ़ी सारे सवाल निकले हुए हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू लेयर्स के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में, क्रस्ट और उसके टाइप्स के बारे में, मैंटल के बारे में और कोर और उसके टाइप्स के बारे में भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो दोस्तों आप लोग पूरी देखिएगा, तभी आप लोगों को अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इन सब वीडियोस को क्रिएट करने में। मैं कोशिश करता हूँ कि जो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है वो आपके लिए सामने लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों को काफ़ी ईजिली और कन्वीनियंटली टॉपिक समझ में आ सके। तो चलिए इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगर दोस्तों हम लोग अपने अर्थ के हिस्से को स्लाइस आउट करते हैं, वैसे ही जैसे कि हम लोग एक पिज़्ज़ा स्लाइस आउट करते हैं खाने से पहले, तो हम लोग को देखने को मिलेगा जो हमारा अपना अर्थ है काफ़ी सारी लेयर से मिलके बना हुआ है। जो हमारा अपना अर्थ है काफ़ी सारी लेयर से मिलके बना हुआ है। और ये जो लेयर्स है दोस्तों, इनमें से कुछ लेयर्स तो सॉलिड फॉर्म में, कुछ तो लिक्विड फॉर्म में और कुछ तो मिक्सचर ऑफ बोथ है। मतलब आप कह सकते हो कुछ लेयर्स तो सेमी सॉलिड फॉर्म में हमारे अपने अर्थ के इंटीरियर में प्रेजेंट है। हालांकि दोस्तों अभी तक कोई भी बिल्कुल सेंटर मोस्ट पॉइंट पे, बिल्कुल इंटीरियर मोस्ट पॉइंट पे अपने अर्थ के नहीं पहुंच पाया है। और इसका रीज़न दोस्तों ये है कि जो हमारे अपने अर्थ का, जब आप इंटीरियर में जाते चले जाओगे तो जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे आप अपने अर्थ के इंटीरियर में बढ़ते चले जाओगे। और अब सवाल हम लोग के सामने ये भी आके खड़ा हो जाता है कि यार ये जो लेयर्स हैं जिनके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ कि कुछ तो सॉलिड में, कुछ तो लिक्विड में, कुछ तो मिक्सचर ऑफ बोथ है, इनके बारे में हमें कैसे पता चला कि हमारे अपना अर्थ जो है वो लेयर से मिलके बना हुआ है, क्योंकि हम लोग तो इतना इंटीरियर में जा ही नहीं सकते। तो इसका आंसर दिया हम लोगों को साइंटिस्ट ने, और साइंटिस्ट को इसका आंसर मिला दो सोर्सेज से। पहला सोर्स था डायरेक्ट सोर्स और दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्स। तो डायरेक्ट सोर्स हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, और डायरेक्ट सोर्स में जो सबसे पहले चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो है माइनिंग एक्टिविटीज़। तो दोस्तों जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें क्या होता है, हमारे अपने अर्थ के सरफेस से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर लो, साउथ अफ्रीका में जो गोल्ड माइंस मौजूद हैं वो तो भैया 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी हैं। और जो रॉक्स निकलती हैं माइनिंग एक्टिविटीज़ में, वो रॉक्स एक तरीके से डायरेक्ट सबूत होता है कि क्या चेंजिंग डेंसिटी और क्या कॉम्पोजिशन है रॉक्स का अपने अर्थ के अंदर। इससे भी हम लोग को आइडिया मिल पाता है हमारे अपने अर्थ की लेयर्स के बारे में। फिर आती है बात डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट 2 मेजर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, और ये है डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ताकि हम लोग अपने अर्थ के इंटीरियर को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। फिर निकल के आती है बात एक्टिव लावा फ्लोस की। तो जब वॉल्केनो का इरप्शन होता है दोस्तों, तो उससे काफ़ी सारा मैग्मा बाहर आता है। जो मैग्मा बाहर आता है, जब बाहर निकल जाता है वॉल्केनो को, तो उसको तो हम लोग लावा बोलते हैं। मैं फ़िलहाल अभी इसको मैग्मा कह के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो मैग्मा बाहर निकल के आता है वो लेबोरेटरी में एनालिसिस के लिए जब जाता है, तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं अपने अर्थ की इंटीरियर लेयर्स के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। अभी फ़िलहाल हमने ये बात करी डायरेक्ट सोर्स की, अब हम लोग देख लेते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज को भी। और इनडायरेक्ट सोर्सेज में दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विद डेप्थ। तो दोस्तों जैसे जैसे डेप्थ और इंक्रीज़ होती चली जाएगी, वैसे वैसे जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। आप बात कर लो माइनिंग एरियाज़ की, आप बात कर लो डीप वेल्स की, तो वहाँ पे क्या होगा, जो टेम्परेचर और जो प्रेशर होगा वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये भी एक तरीके से हम लोगों का इनडायरेक्ट सोर्स है अपने अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए। फिर आती है बात मीटियोर्स की। तो दोस्तों हमारे अपने अर्थ के सरफेस पे जो मीटियोर्स बिना जले आके स्ट्राइक करते हैं, वो भी एक एनालिसिस का पार्ट हो जाते हैं हमारे अपने अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए। वैसे तो इसको मीटेरॉइड होना चाहिए था, बट एनीवेज। फिर आती है बात मैग्नेटिक फील्ड्स की। तो मैग्नेटिक फील्ड्स का दोस्तों जो सर्वे होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि क्या मैग्नेटिक मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे अपने अर्थ के क्रस्टल पोर्शन में और जो डिफरेंट लेयर्स हैं उन पे। और जब हम लोग इसको स्टडी करते हैं, इससे भी हमें आइडिया मिल पाता है हमारे अपने अर्थ के इंटीरियर का। फिर आती है बात दोस्तों ग्रेविटेशन की।
ग्रेविटेशन में क्या होता है दोस्तों, जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है हम लोग 9.8 बोलते हैं, और ये जो वैल्यू होती है हर जगह सेम नहीं होती। मतलब ये वैल्यू पोल्स पे ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर का जो डिस्टेंस है फ्रॉम मिडिल ऑफ द अर्थ वो ज़्यादा है और पोल्स का डिस्टेंस फ्रॉम द मिडिल ऑफ आवर अर्थ वो कम है। मतलब इक्वेटर से डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ का वो ज़्यादा है और पोल से डिस्टेंस अपने अर्थ के सेंटर तक का वो है कम। तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होगी और पोल्स पे ज़्यादा होगी। मतलब अगर आप इक्वेटर पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, तो आप पे जो जी की वैल्यू है वो कम अप्लाई होगी, और अगर आप पोल्स पे खड़े हो तो आप पे जो जी की वैल्यू है वो ज़्यादा अप्लाई होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है इक्वेटर का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो ज़्यादा है और पोल्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो है कम। इसकी वजह से जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम होगी और पोल्स पे जो जी की वैल्यू है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से पूरे अर्थ पे जो ग्रेविटी की वैल्यूज़ हैं उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि मास का एक अनइवन डिस्पर्जन है, और इसीलिए जहाँ ज़्यादा मास होगा वहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी और जहाँ मास कम मिलेगा वहाँ जी की वैल्यू कम होगी। इसको आप ग्रेविटेशनल एनॉमली बोलते हो, और ग्रेविटेशनल एनॉमली हमें जानकारी देती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और मटेरियल्स का क्रस्टल पोर्शन पे। फिर आती है बात साइस्मिक वेव्स की। तो जो अर्थक्वेक से वेव्स जनरेट होती हैं वो भी हमें एक तरीके से आइडिया देती हैं हमारे अपने अर्थ के इंटीरियर के बारे में। अच्छा, ये साइस्मिक वेव्स को हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में देखेंगे। बहरहाल यहाँ पे कंप्लीट होता है डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। अब दोस्तों यहाँ पे हम अपने अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, और जो हमारा अपना अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है दोस्तों वो कहीं ना कहीं 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर से मिलके बना हुआ है, जो कि है क्रस्ट, मैंटल और कोर। जो दोस्तों क्रस्ट होता है वो सबसे बाहरी रीजन होता है, आप इस फिगर में देखो हमारे अपने अर्थ का। जो मैंटल होता है वो मिडिल रीजन होता है हमारे अपने अर्थ का, और जो कोर है वो इनर मोस्ट रीजन होता है हमारे अपने अर्थ का। इनर मोस्ट रीजन होता है हमारे अपने अर्थ का। और इन लेयर्स को दोस्तों आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हो कि मान लो एक एग है, और एग का जो शेल होता है दोस्तों वो हो गया आपका क्रस्ट, और एग का जो वाइट वाला पोर्शन है दोस्तों वो हो गया मैंटल, और एग का जो इनर मोस्ट रीजन है जिसको हम लोग योक कहते हैं वो हो गया एक कोर। तो इस तरीके से भी आप अपने अर्थ की लेयर्स को एज्यूम कर सकते हैं, और इन लेयर्स को पढ़ने का फ़ायदा ये होता है ताकि हम अपने अर्थ के सरफेस को समझ पाएँ, अपने अर्थ के इंटीरियर को समझ के, क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, अर्थक्वेक का फिनोमेना हमें इन इंटरनल लेयर्स को समझ के ही पता चलेगा। और जो सबसे पहली लेयर हम पढ़ेंगे वो है क्रस्ट, और जो क्रस्ट होती है दोस्तों वो आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे अपने अर्थ की, और ये बनी होती है सॉलिड रॉक से, ठोस रॉक से बनी होती है दोस्तों। और ये जो क्रस्ट होती है इसमें हम लोगों को इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलते हैं, जो कि टेरेन के हिसाब से प्रेजेंट होते हैं हमारे अपने अर्थ के क्रस्ट पे। और ये जो क्रस्ट होता है ये बड़ी बड़ी चट्टानों से मिलकर, बड़े बड़े ह्यूज पीस ऑफ रॉक से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है दोस्तों ये हमारे अपने अर्थ के सरफेस को कवर करती है, हमारे अपने अर्थ के सरफेस को कवर करती है। और ये जो क्रस्ट का हार्ड शेल है, जो क्रस्ट के हार्ड शेल हैं ये 2 टाइप की होते हैं। हार्ड शेल आप कह लो रॉक्स, जो क्रस्ट के रॉक्स होते हैं ये 2 टाइप की होती हैं। एक तो होती है ओशनिक क्रस्ट और दूसरी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यहाँ पे देखो आप, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है ओशनिक क्रस्ट और ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और इसमें भी आप देख सकते हो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है लैंड वाला हिस्सा है, लैंड वाली चट्टान है, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो है पानी के नीचे, समुद्र के नीचे वाली जो चट्टान है उसको आप ओशनिक क्रस्ट कहते हो। अच्छा, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये जो ओशनिक क्रस्ट है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले समझेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ये मिक्सचर होता है डिफरेंट रॉक्स का, जो कि हम लोग को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में देखने को मिलते हैं। ये जो रॉक्स हैं, और ये जो रॉक्स है दोस्तों हमारे अपने अर्थ की सारी ज़मीन को बनाते हैं, हमारे अपने अर्थ की सारी ज़मीन को ये रॉक्स बनाते हैं। आप इस फिगर में देखिए तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हमारे अपने अर्थ की सारी ज़मीन
वाला जो हिस्सा है वही है हमारा अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। फिर जो मीन थिकनेस होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वो निकल के आती है 30 से 70 किलोमीटर, मतलब जो एवरेज थिकनेस होती है वो निकल के आती है 30 से 70 किलोमीटर की कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की एज अ होल। और जो मेजर माउंटेन इलाके हैं, जो मेजर माउंटेनियस रीजन्स है, वहाँ पे जो मीन थिकनेस है, जो एवरेज थिकनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा थिकर हो जाती है और निकल के आती है 70 to 100 किलोमीटर्स की। आप यहाँ पे देखें तो मेजर माउंटेन रीजन्स जैसे कि हिमालयास, तो हिमालयास में आप देख सकते हो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की चौड़ाई है वो हो गई है 70 किलोमीटर की। और वो इसलिए क्योंकि जो मेजर माउंटेन रीजन्स होते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं उठे हुए होते हैं, इसी की वजह से क्या होता है जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है और ज़्यादा थिकर हो जाता है। फिर जो एवरेज कॉम्पोजिशन होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का वो सिमिलर होता है ग्रेनाइट से, मतलब यहाँ पे हम लोग को ग्रेनाइट के पत्थर देखने को मिलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, जो कि लेस डेंस है, लेस भारी है। फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो पुराना होता है ओशनिक क्रस्ट के रिस्पेक्ट में। ओशनिक क्रस्ट के रिस्पेक्ट में जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो पुराना होता है। फिर जो की मिनरल्स होते हैं जिससे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना होता है वो होता है लाइटर सिलिकेट से, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम से, मतलब सियाल से। फिर अब हम लोग आ जाते हैं ओशनिक क्रस्ट पे। तो ओशनिक क्रस्ट बेसिकली वो चट्टान होती है जो कि हम लोगों को अपने अर्थ के समुद्र के नीचे मिलती है। अपने अर्थ के समुद्र के नीचे जो चट्टान मिलती है उसी को हम लोग ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। तो ये रहा समुद्र, और समुद्र के नीचे जो चट्टान आपको दिख रही है, ये जो चट्टान दिख रही है ना, यही है ओशनिक क्रस्ट। फिर जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो कहीं ना कहीं पतली होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में, और जो मीन थिकनेस होती है ओशनिक क्रस्ट की वो होती है रफली 5 से 30 किलोमीटर्स की। बट इवन दो कि ओशनिक क्रस्ट दोस्तों पतली होती है बट डेंसर होती है, भारी होती है, क्योंकि ये बनी होती है वॉल्केनिक रॉक बसाल्ट से, वॉल्केनिक रॉक बसाल्ट से बनी होती है। और इसीलिए जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं तो ओशनिक क्रस्ट ज़्यादा भारी होने की वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जाती है। ओशनिक क्रस्ट ज़्यादा भारी होने की वजह से, ज़्यादा डेंस होने की वजह से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जाती है, मतलब जो भारी होगा वो नीचे जाएगा। इसी वजह से दोस्तों हमारे अपने अर्थ पे पानी ही नहीं लैंड भी प्रेजेंट है। और अगर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भारी होता ओशनिक क्रस्ट से तो आप खुद इमेजिन करिए पूरे अर्थ पे सिर्फ पानी ही पानी मिलता। फिर द की मिनरल्स कंपोज्ड ऑफ हेवियर सिलिकेट्स, सिलिका एंड मैग्नीशियम, मतलब सीमा। तो हमारे ओशनिक क्रस्ट पे हेवियर सिलिकेट्स मिलते हैं, इसको हम लोग सीमा कहते हैं, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। फिर ज़्यादातर जो आइलैंड्स होते हैं ओशनिक क्रस्ट पे वहाँ पे हमें वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे हम लोग को वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैंटल को भी समझते हैं। तो जो मैंटल लेयर होती है दोस्तों लाई करती है क्रस्ट के बियॉन्ड, और यहाँ पे काफ़ी गर्म और काफ़ी डेंस रॉक हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये लेयर 2900 किलोमीटर्स की गहराई तक जाती है और वहाँ पे दोस्तों काफ़ी गर्मी प्रेजेंट है। तो आप इस इमेज में देखिए, यहाँ से शुरू हो रही है हमारे अपनी मैंटल और यहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, मतलब क्रस्ट के बियॉन्ड शुरू हो रही है अपनी मैंटल और यहाँ तक एक्सटेंड कर रही है आउटर कोर के बाहर तक। आउटर कोर के बाहर तक अपना जो मैंटल है वो एक्सटेंड कर रहा है, जो कि लगभग है डेप्थ में 2900 किलोमीटर्स की डेप्थ है मैंटल की। और इस डेप्थ की वजह से हो क्या रहा है दोस्तों, जो रॉक्स होते हैं, जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं वो भी मेल्ट हो जाते हैं। और दोस्तों ये जो लेयर होती है कहीं ना कहीं थिकेस्ट लेयर है हमारे अपने अर्थ की, और लगभग 80% हमारे अपने अर्थ का मास या वॉल्यूम यही लेयर बनाती है। फिर हम लोग दोस्तों मैंटल तक डायरेक्टली नहीं पहुँचे हैं, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें मैंटल लेयर के बारे में मिली है वो हमें इनडायरेक्टली पता है, जो कि हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया, क्योंकि कभी भी हमने इतना अंदर खोद के गए नहीं हैं। और जैसे कि हमने अभी पढ़ा भी कि जो
अपना क्रस्ट होता है वो 30 से 70 किलोमीटर तक चौड़ा होता है एज अ होल, और मेजर माउंटेन रीजन्स में तो 100 किलोमीटर तक चौड़ाई होती है अपने अर्थ के क्रस्ट की। तो आप खुद इमेजिन करो कि 50 किलोमीटर तक कहाँ हम लोग पहुँच पाएंगे अंदर, और मैक्सिमम हम लोग ने अब तक दोस्तों 12 किलोमीटर तक ही ड्रिल किया हुआ है कोआला रीजन में, जो कि है आर्कटिक ओशियन में। तो इसीलिए जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है मैंटल रीजन के बारे में वो हम लोग को सीज़मोलॉजिक स्टडीज से डिराइव हुए हैं मैंटल रीजन के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों क्रस्ट और अपर मैंटल की जो लेयर होती है मिल के लिथोस्फीयर बनाती है। क्रस्ट और अपर मैंटल की जो लेयर होती है मिल के एक रिजिड अपर लेयर बनाती है जिसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। और ये जो लिथोस्फीयर होता है ये मोबाइल एस्थनोस्फीयर पे फ्लोट करता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारा अपना क्रस्ट और अपर मैंटल होता है मिल के बनाता है लिथोस्फीयर को, और ये जो लिथोस्फीयर की लेयर होती है काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है, काफ़ी ज़्यादा ठोस रॉक से बनी होती है। और ये जो लिथोस्फीयर होता है दोस्तों फ्लोट करता है एस्थनोस्फीयर पे, जो कि पार्टली मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होता है। या आप इमेजिन करो एक हॉट टूथपेस्ट की तरीके ये एस्थनोस्फीयर की लेयर होती है जिस पे टिकी होती है लिथोस्फीयर की लेयर, जिस पे टिकी होती है लिथोस्फीयर की लेयर, टिकी होती है किस पे, एस्थनोस्फीयर पे। और ये लिथोस्फीयर की लेयर 12 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स में टूटी हुई है, और एस्थनोस्फीयर में फ्लो होने वाले कन्वेक्शनल करंट्स जिसमें मॉल्टेन मैग्मा प्रेजेंट होता है वो लिथोस्फीयर या टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करता है, जिससे दोस्तों अर्थक्वेक्स अकर होते हैं। और इसमें से कुछ मॉल्टेन मैग्मा अपर मैंटल और क्रस्ट को तोड़ते हुए बाहर निकलता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं भैया वॉल्केनिक एक्टिविटी अकर हुई है। और एस्थनोस्फीयर के बियॉन्ड दोस्तों हम लोग को देखने को मिलता है लोअर मैंटल का रीजन। आप यहाँ पे देखिए एस्थनोस्फीयर के बियॉन्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है लोअर मैंटल का रीजन। फिर ज़्यादातर जो मैंटल होता है दोस्तों सॉलिड फॉर्म में होता है, ज़्यादातर जो मैंटल होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। और इसमें से जो अपर मैंटल है वो दोस्तों मेनली होता है सॉलिड फॉर्म में, और जो मिडिल रीजन होता है वो होता है सेमी मोल्टन स्टेट में। मतलब जो एस्थनोस्फीयर का रीजन होता है वो दोस्तों होता है सेमी मोल्टन स्टेट में। और जो लोअर मैंटल जो कि 2900 किलोमीटर की डेप्थ में है, जस्ट अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, जो कि 2900 किलोमीटर की डेप्थ में है अर्थ के, तो वहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसीलिए यहाँ पे जो मटेरियल्स और जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं वो मोल्टन स्टेट में मिलते हैं हम लोग को, एक तरीके से पिघली हुई स्टेट में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर वेरिएशन है हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, खासा देखने को मिलता है एक रीजन ऑफ मैंटल से दूसरे रीजन ऑफ मैंटल में। अब जो दोस्तों क्रस्ट और अपर मैंटल की जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग मोहोविचिच डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं या मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। मतलब क्रस्ट और अपर मैंटल के रीजन को अलग करने वाला जोन या बाउंड्री को हम मोहोविचिच डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं या मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। मतलब क्रस्ट और अपर मैंटल का जो रीजन होता है, ये जो रीजन है इसको हम लोग कहते हैं मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी। और हम अपने मैंटल को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पायरोस्फीयर। अब यहाँ पे हो जाती है मैंटल की बात कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कोर की तरफ। तो दोस्तों जस्ट पहले अभी हम लोग ने ये चीज़ जानी कि जो हमारे अपने अर्थ की इंटीरियर लेयर्स की स्टडीज़ हैं वो हुई हैं अर्थक्वेक वेव्स से, ऑब्जर्वेशन करी गई हैं साइंटिस्ट के द्वारा, मीटेरॉइड्स की और भी चीज़ें जो कि हम लोग ने स्लाइड 1 में पढ़ी हुई हैं। तो उससे हम लोग को अपने अर्थ के इंटीरियर के बारे में आइडिया हुआ है। और साथ ही साथ तो जियो साइंटिस्ट है उनको पता चला कि जो भैया हमारा अपने अर्थ का कोर है वो हैवी मेटल से मिलके बना हुआ है, और ये जो हैवी मेटल्स हैं ये है नाइफ, मतलब निकल और आयरन से मिलके हमारे अपने अर्थ का कोर बना हुआ है। फिर बात आती है किसकी, गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी की। तो भैया जो गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी होता है ये वो बाउंड्री होती है जो कि लाई करती है लोअर मैंटल और आउटर कोर के बीच में। आप यहाँ पे देखें तो लोअर, एक सेकेंड में इसका कलर बदल देता हूँ पेन का, हाँ अब ठीक है। तो लोअर मैंटल और आउटर कोर के बीच में जो बाउंड्री होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। फिर
जो कोर होता है फर्दर डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में, एक तो होता है आउटर कोर और एक होता है इनर कोर। एक होता है आउटर कोर और दूसरा होता है इनर कोर। इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, बट एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ कि जो कोर होता है इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि है बैरिस्फीयर। बैरिस्फीयर के नाम से भी हम लोग कोर को समझते हैं। तो अब आते हैं आउटर कोर पे। तो जो आउटर कोर होता है दोस्तों वो लिक्विड स्टेट में होता है, यहाँ पे आयरन और निकल प्रेजेंट होता है। और जो लिक्विड आयरन कोर होता है ये कहीं ना कहीं जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड्स आउटर कोर में। लिक्विड आयरन कोर जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड्स आउटर कोर में। और जो टेम्परेचर होता है आउटर कोर में ये वैरी करता है 4500 डिग्री सेल्सियस से 5500 डिग्री सेल्सियस के बीच में। फिर अब बात आती है इनर कोर की। तो जो इनर कोर होता है दोस्तों वो सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड स्टेट में होता है मतलब ठोस स्टेट में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो है आउटर कोर और ये रहा हमारा इनर कोर। और ये जो इनर कोर होता है दोस्तों क्या करता है, इनर कोर ट्रांसफ़र करता है हीट और लेस डेंस मटेरियल बाहर की तरफ, मतलब आउटर कोर की तरफ। जो इनर कोर है वो ट्रांसफ़र करता है हीट और लेस डेंस मटेरियल। फिर जो टेम्परेचर होता है इनर कोर में ये होता है भैया 5200 डिग्री सेल्सियस का। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अच्छा दोस्तों, हाल ही में अभी एक स्टडी आई थी कि एक 5th लेयर भी मिली हुई है, जिसको हम लोग कह रहे हैं अर्थ का इनर मोस्ट से भी इनर मोस्ट लेयर। मतलब ये जो लेयर है इसको हम लोग ने बताया कि भैया जो हमारे अपने अर्थ की इनर मोस्ट लेयर है उसके अंदर भी एक इनर मोस्ट लेयर है। इसको हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये हमारी भैया अर्थ की 5th लेयर है। ये थोड़ी सी अपडेटेड इन्फो है, अभी हाल ही में इसकी स्टडी आई थी। बहरहाल यहीं पे आपका टॉपिक हो जाता है ख़त्म। और पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू एक बार फिर से ये पूरा वीडियो देखने के लिए।